हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो आज हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में समझेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कोई मटेरियल किस नेचर का है, वो डक्टाइल मटेरियल है या वो एक ब्रिटल मटेरियल है या वो जस्ट इलास्टिक बिहेवियर शो करता है या उसका कुछ प्लास्टिक रीजन है। ये सब चीज़ें जो है हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की मदद से समझ सकते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है। जब भी आपके पास कोई बॉडी रहती है, लेट अस सपोज यू हैव अ वायर, आपके पास कोई वायर है एंड जब आप किसी वायर के ऊपर कुछ लोड डालते हो, ठीक है, लेट अस सपोज हमने यहाँ पर इस वायर के ऊपर ये कुछ लोड डाल दिया। तो जब किसी सिस्टम के ऊपर, किसी वायर के ऊपर लोड या किसी रॉड के ऊपर जब लोड डाला जाता है तो उस मटेरियल में डीफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब भी लोड डाला जाएगा, लोड डालते ही सिस्टम के अंदर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्सेस आना स्टार्ट कर देंगी, वो अपीयर करना स्टार्ट कर देंगी। तो जो रेस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होती हैं बॉडी में, दैट रेस्टोरिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। उसे हम स्ट्रेस कहते हैं। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज द स्ट्रेस। और जो बॉडी में इलोंगेशन होता है, बॉडी में जो खिंचाव आता है लोड के डालने पे, वो बॉडी में स्ट्रेन लेके आता है। सो हियर लाइक लोड इज रिलेटेड टू द स्ट्रेस एंड इलोंगेशन इज रिलेटेड टू द स्ट्रेन। तो हम यहाँ इस कर्व में समझने जा रहे हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का बिहेवियर, कि स्ट्रेस के बदलने के साथ किसी मटेरियल में स्ट्रेन किस तरह से बदलता है और मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे किस तरह से बिहेव करता है। सो यहाँ पर हम वाई एक्सिस में ले रहे हैं स्ट्रेस को और एक्स एक्सिस में ले रहे हैं स्ट्रेन को। सो फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले अपना एक वायर लिया, एक वर्टिकली सस्पेंडेड एक वायर लिया, लेट अस सपोज, और हमने यहाँ पर इसके साथ एक लोड डाल दिया, कुछ वेट हमने इसके साथ सस्पेंड कर दिया। और वेट को सस्पेंड करते ही लेट अस सपोज वायर में कुछ इलोंगेशन स्टार्ट हुआ। तो पहले जो हम बात करेंगे, हम इनिशियली अपना ज़ीरो पे है और हमने लोड डाला, अब यहाँ पर इलोंगेशन स्टार्ट होगा बॉडी में। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ए दिख रहा है। जीरो से लेकर के पॉइंट ए तक का जो रेंज है, इट इज़ लाइक दिस, पॉइंट ए इज़ नोन एज द प्रोपोर्शनल लिमिट। इस प्रोपोर्शनल लिमिट में हमारा एक लॉ रहता है, हुक्स लॉ, वो वैलिड रहता है। प्रोपोर्शनल लिमिट तक का ग्राफ जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। यही हुक्स लॉ की भी डेफिनेशन है, दैट लोड इज़ प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन। लोड जो है वो इलोंगेशन के साथ डायरेक्टली रिलेशन में है। लोड इज़ प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन। आप किसी सिस्टम पे लोड डालेंगे, सिस्टम इलोंगेट होगा, बट दिस केस इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन इलास्टिक लिमिट। ये सब जो रिलेशन जो वैलिड रह पाता है वो इलास्टिक लिमिट तक वैलिड रह पाता है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या है कि सिस्टम जो है, अगर उससे डिफॉर्मिंग फोर्सेस हटा दी जाए, वो अपना वापस रिलेशन में वापस अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेता है। तो इलास्टिक लिमिट तो थोड़ा आगे आता है, लेकिन जो प्रोपोर्शनल लिमिट है इसमें हमारा हुक्स लॉ वैलिड रहता है, क्योंकि प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। फिर आपने थोड़ा स्टार्टिंग यहाँ से किया, यू जस्ट पुट द लोड ऑन द सिस्टम एंड देयर इज अ स्ट्रेन। सो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिस पॉइंट तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसे हम प्रोपोर्शनल लिमिट कह रहे हैं। मतलब आप कहीं पर भी अभी लोड को हटाएंगे तो सिस्टम जो है वापस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा। फिर आप चलते हैं पॉइंट ए से आगे। पॉइंट ए से आगे आप चलते हैं, आप स्ट्रेस और इंक्रीज़ करते हैं तो पॉइंट बी तक कि आप थोड़ा सा स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं तो स्ट्रेन भी इंक्रीज़ होता है। पॉइंट बी तक जो पॉइंट आपको पॉइंट बी दिख रहा है, ये है हमारा इलास्टिक लिमिट और इल्ड पॉइंट। इसे कहा जाता है इलास्टिक लिमिट और इल्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे जाने पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन स्टिल अभी भी अगर आप पॉइंट बी पे बॉडी से लोड को हटाएंगे, बॉडी को अनलोड करेंगे, तो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल लेंथ फिर से अचीव कर सकता है। तो पॉइंट ए जो कि प्रोपोर्शनल लिमिट है, वहाँ तक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप बॉडी को अनलोड करते हो तो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। लेकिन पॉइंट ए से आगे जाने पर पॉइंट बी तक भी अगर आप बॉडी को लोड करते हो, अनलोड करते हो, तो फिर से वो अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। लेकिन पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक अब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं रहा है। देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बट स्टिल इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। आ सकता है अगर आप पॉइंट बी पे लोड करें, अनलोड करें बॉडी को। फिर पॉइंट बी से आपने थोड़ा और स्ट्रेस बढ़ाया, आपने थोड़ा ही स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन स्ट्रेन में एक आपको इंक्रीज़ मिला, स्ट्रेन में आपको एक इंक्रीज़ मिला। आप पहुँचते हैं पॉइंट सी के ऊपर। सो पॉइंट सी को बेसिकली लोअर इल्ड पॉइंट भी कहा जाता है। सो पॉइंट सी क्या पॉइंट है कि अगर अब आप इलास्टिक लिमिट से आगे जा चुके हैं। इलास्टिक लिमिट का मतलब कि इस समय आप अनलोड करें बॉडी वापस अपनी शेप गेन कर लेगी, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगी।
लेकिन जैसे ही आप पॉइंट बी से आगे जाते हैं मतलब आप और स्ट्रेस इंक्रीज़ करते हैं, बॉडी में और स्ट्रेन आता है। लेकिन पॉइंट बी से आगे जाने पे क्या हो रहा है कि अब अगर आप जैसे पॉइंट सी पे हैं लेट अस सपोज, अब अगर आप डी फॉर्मिंग फोर्स या लोड को हटाएं तो बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर पाएगा, वो एक स्ट्रेन्ड फॉर्मेट में आएगा, वो स्ट्रेन्ड हो जाएगा, अपनी शेप को फिर से गेन नहीं कर पाएगा, अपनी ओरिजिनल और अपनी नेचुरल लेंथ तक फिर से नहीं आ पाएगा। तो इस केस में कहते हैं बॉडी हैज़ अ परमानेंट सेट। इट मीन्स दैट बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो चुकी है इफ़ यू गो अबव द इलास्टिक लिमिट और एल्ड पॉइंट। फिर अब आप धीरे धीरे जो है स्ट्रेस को और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पॉइंट सी के बाद जब बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो गई है, इसके बाद जो भी पॉइंट आपको मिल रहा है, जो भी रीजन आपको दिख रहा है, ये रीजन प्लास्टिक बिहेवियर और प्लास्टिक रीजन कहलाता है किसी भी बॉडी के लिए। अब आप धीरे धीरे स्ट्रेस को और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, मतलब लोड को और इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, तो स्ट्रेन भी जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है। आप स्लोप को देखिए, स्ट्रेस को आप थोड़ा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं तो स्ट्रेन में लेकिन एक रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है। एंड एक पॉइंट आएगा आपके पास डी, दैट पॉइंट इज़ नोन एज द पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस। इस पॉइंट को हम कहते हैं इट इज़ अ पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेस। इट मीन्स दैट कि पॉइंट डी के बाद क्या होगा, पहले हम पॉइंट डी के बाद की सिचुएशन को समझते हैं, फिर पॉइंट डी को भी एनालाइज करते हैं। तो हमने क्या किया, पॉइंट सी से धीरे धीरे स्ट्रेस को बढ़ाया, बॉडी में स्ट्रेन और इंक्रीज़ होता गया। अब हम जिस रीजन में है उसको प्लास्टिक रीजन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। पॉइंट डी से बाद आने के बाद अगर आप बॉडी को, मैंने कहा पॉइंट डी का नाम है ब्रेकिंग स्ट्रेस, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो पॉइंट डी से डी के बाद आप देख रहे हैं स्ट्रेस जो है आप कम कर रहे हैं। मतलब अगर पॉइंट डी पे पहुंच चुके हो आप, जिसको आप ब्रेकिंग स्ट्रेस का या अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का पॉइंट कह रहे हो, इसके बाद अगर आप डी फॉर्मिंग फोर्स या लोड को हटा भी देते हो, उसके बावजूद भी बॉडी जस्ट फ्लो करने लग जाएगी, और एक पॉइंट ई आते ही बॉडी का फेलियर हो जाएगा। बॉडी का फेलियर होने का मतलब बॉडी रप्चर कर जाएगी, बॉडी टूट जाएगी। तो इस पॉइंट को कहा जाता है जहाँ बॉडी का फेलियर हो रहा है, दैट इज़ नोन एज अ फ्रैक्चर पॉइंट। तो पॉइंट डी वो पॉइंट है जब तक बॉडी मैक्सिमम स्ट्रेस को ले सकती है। आफ्टर पॉइंट डी आप लोड को अगर हटा भी देते हो तो भी बॉडी जो है वो एक तरह से फ्लो करने लग जाती है, और अल्टीमेटली उसका जो है आगे जाके पॉइंट डी पे फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है और बॉडी रप्चर कर जाती है। सो दिस इज़ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसकी मदद से आप एक बॉडी के डिफरेंट रीजन्स को समझ सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक हुक्स लॉ है जो कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन इलास्टिक बिहेवियर और इलास्टिक रीजन में वो आता है, एंड इस तरह से हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को समझना है। अब हमारे पास जनरली कुछ दो तरह के मटेरियल्स रहते हैं, डक्टाइल मटेरियल्स रहते हैं और ब्रिटल मटेरियल्स रहते हैं। डक्टाइल मींस वी कैन गिव देम द शेप्स, हम उनको डिज़ायर्ड शेप्स दे सकते हैं, और ब्रिटल मटेरियल जो आसानी से टूट जाते हैं। तो किसी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में अगर इलास्टिक लिमिट के बाद फ्रैक्चर पॉइंट या रप्चर पॉइंट एकदम से आ जाता है तो आप वहाँ से समझेंगे कि वो जगह जो है, वो जो ग्राफ जो बनाया गया है वो एक ब्रिटल मटेरियल का ग्राफ है। अगर ये रीजन काफ़ी बड़ा है किसी मटेरियल के लिए, उसके इलास्टिक लिमिट से लेकर के फ्रैक्चर पॉइंट तक काफ़ी ज़्यादा रेंज आपको दिख रही है, इट मीन्स दैट वो एक डक्टाइल मटेरियल है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो एक ब्रिटल मटेरियल है। तो वी हैव अंडरस्टूड दिस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो ये आपको किसी भी मटेरियल के डिफरेंट रीजन्स और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देगा। तो हमने शुरुआत किया स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ, हमने लोड को बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बॉडी में आया। स्ट्रेस इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जहाँ तक डायरेक्ट रिलेशन है उस पॉइंट को कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद प्रोपोर्शनल लिमिट आने के बाद डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में, लेकिन आप इलास्टिक लिमिट तक जाइए, यहाँ पर आप बॉडी के ऊपर लगने वाले लोड को हटाते हैं, बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन फिर ले लेती है। लेकिन पॉइंट बी से अब आगे जब आप स्ट्रेस को और बढ़ाते हैं, इलास्टिक लिमिट से आगे और जाते हैं, तो अब बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन नहीं ले पाता है, वो परमानेंट सेट में आ जाता है। मींस उसमें एक परमानेंट स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो चुकी है, उसके डायमेंशन जो है चेंज हो चुका है। पॉइंट सी से ऊपर जाने पे और स्ट्रेस बढ़ाने पे बॉडी प्लास्टिक बिहेवियर में आ जाती है, और जब तक वो मैक्सिमम स्ट्रेस सहन कर सकती है उस पॉइंट को पॉइंट डी यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और ब्रेकिंग स्ट्रेस का नाम दिया जाता है। आफ्टर द ब्रेकिंग स्ट्रेस, लाइक आप फोर्स को हटा दीजिए, लोड को हटा दीजिए, बॉडी खुद ही जो है एक तरह से फ्लो करने लग जाएगी, एंड एक टाइम आने पे वो टूट जाएगी, और उस पॉइंट को हम फ्रैक्चर पॉइंट कहते हैं।
सो ये है हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ आया होगा। विद दैट, थैंक यू वेरी मच।